वेलकम बैक टू रौनक क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को जय नाथ जी महाराज की। आज अपना जो चैप्टर है बेटा, विश्व में दो ध्रुवीयता का अंत कैसे होता है, उसको समझने से पहले एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तो ताज भी हासिल नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तो ताज भी हासिल नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। आप अपना रास्ता बनाइए और चलते रहिए, सफलता आपके कदम छुएगी। चलिए बेटा, आज अपन स्टार्ट करते हैं विश्व में दो ध्रुवीयता का अंत। इसको स्टार्ट करने से पहले ये देखना है कि विश्व में दो ध्रुव कौन कौन से थे। एक शक्ति यूएसए के पास में थी जो पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था, और दूसरी शक्ति यूएसएसआर के पास में थी जो साम्यवाद का समर्थन कर रहा था। इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कर रहा था और इसका नेतृत्व सोवियत रूस संघ कर रहा था। ये नाटो संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे, उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन के द्वारा। और ये जो देश थे वो वार्सा पैक्ट के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। इसके बाद में अपन चलते हैं कि इन दोनों में दरार कैसे पड़ती है और विश्व में दो ध्रुवीयता का अंत कैसे होता है। चले बेटा, आपको जो ये दीवार दिख रही है, ये बर्लिन की दीवार है। ये दीवार जो दिख रही है, इसके एक तरफ पूर्वी बर्लिन के लोग हैं और इसके पीछे है वो पश्चिम बर्लिन के लोग हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर के, पूर्वी बर्लिन और पश्चिम बर्लिन के लोगों ने मिलकर के 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण किया, क्योंकि एक तरफ पूंजीवाद का समर्थन करने वाले लोग थे और दूसरी तरफ साम्यवाद का समर्थन करने वाले लोग थे। यह जो दीवार है, यह साम्यवादी दुनिया व पूंजीवादी दुनिया के बीच में किसका काम करती है? विभाजन का काम। मैंने अभी बताया कि एक तरफ साम्यवाद का समर्थन करते थे, दूसरी तरफ पूंजीवाद का। 28 वर्षों तक खड़ी रही। फिर पूर्वी बर्लिन के लोगों ने 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया। जैसे ये दीवार गिर गई तो विश्व जो दो ध्रुवों में विभाजित था, जिसका नेतृत्व सोवियत रूस संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, उनका क्या हो गया? अंत हो गया। इस दीवार के गिरने से विश्व जो दो ध्रुवों में विभाजित था, उसका क्या हो गया? अंत। तो सबसे पहले अपने को देखना है सोवियत रूस संघ के बारे में, या सोवियत संघ के बारे में देखना है। तो वहां का एक महत्वपूर्ण नेता था जिसका नाम है, ये व्यक्ति है जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। यह साम्यवादी रूस में सोवियत संघ का नेता था। इसने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और 1917 में जो रूस की क्रांति होती है उसका ये नायक था। इसका नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। आगे देखते बेटा, पहला अपना पॉइंट है, पहला टॉपिक है सोवियत प्रणाली क्या है। 1917 में समाजवादी क्रांति होती है। रूस में क्या होती है? समाजवादी क्रांति। और उस क्रांति का परिणाम ये होता है कि यूएसएसआर अस्तित्व में आता है, मतलब सोवियत प्रणाली है वो अस्तित्व में आती है। किस क्रांति के परिणाम स्वरूप? 1917 की समाजवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप। यह पूंजीवाद का विरोध करती है और यह साम्यवाद का समर्थन करती है। सोवियत प्रणाली अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखना चाहती है और निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहती है। सोवियत प्रणाली का महत्वपूर्ण एक दल था जिसका नाम था कम्युनिस्ट दल। इसके अलावा विपक्ष में किसी भी दल को कोई जगह प्राप्त नहीं थी। एक बार वापस देखिए, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है और आया हुआ भी है कि सोवियत प्रणाली क्या है। तो 1917 में जो समाजवादी क्रांति होती है और उस क्रांति का परिणाम ये होता है कि यूएसएसआर अस्तित्व में आता है। यह पूंजीवाद का विरोध करता है, साम्यवाद का समर्थन करता है, अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखना चाहता है, निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहता है। वहां पे एक दल था जिसका नाम था कम्युनिस्ट दल। इसके अलावा विपक्ष में किसी भी दल को जगह नहीं थी। आगे वाला अपन देखते बेटा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, ये इसी सोवियत प्रणाली का ही भाग है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व की राजनीति में क्या चेंजेस आए, विश्व की राजनीति में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंज आए और विश्व की राजनीति में क्या परिवर्तन आया। तो देखते बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ था वो एक महाशक्ति बन गया। विश्व में सोवियत संघ क्या बन गया? महाशक्ति। क्यों बना? क्योंकि उनके पास में उन्नत विशाल ऊर्जा संसाधन थे और उन्नत संचार प्रणाली थी। यूएसएसआर के पास विकसित अपनी अर्थव्यवस्था थी, जिस कारण वहां पे बेरोजगारी नहीं थी, आवागमन की उन्नत प्रणाली थी, भूमि तथा अन्य उत्पाद के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। इन सभी कारणों के से जो सोवियत प्रणाली था वो एक क्या बन गया था? महाशक्ति बन गया था। आगे देखते हैं, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का एक महासचिव हुआ है 1980 में, 1980 में, जिसका नाम है मिखाइल गोर्बाचोव। उसने मिखाइल गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन, वो किस प्रकार इस विघटन के लिए उत्तरदायी था, तो उसको देखते हैं। 1900 मिखाइल गोर्बाचोव 1980 में
के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। उन्होंने सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के बराबर लाने के लिए कुछ सुधार किया। सोवियत संघ के जितने भी देश थे उन देशों को पूंजीवाद देशों के बराबर, मतलब पूंजीवादी देशों के बराबर लाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किए। इसके लिए वो क्या करते हैं, उनके पश्चिमी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाते हैं और सोवियत संघ प्रणाली को लोकतांत्रिक रूप देते हैं और हथियारों की होड़ को समाप्त करते हैं। आर्थिक और सामाजिक सुधार करने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव ने दो नीतियां लाई। एक तो पेरेस्ट्रोइका जिसका अर्थ होता है पुनर्रचना, और एक लाई ग्लासनोस्ट जिसका अर्थ होता है खुलापन। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिखाइल गोर्बाचोव जो 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, उन्होंने आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए कितनी नीतियां लाई और वो नीतियां कौन कौन सी थी? तो दो नीतियां लाई थी, एक तो पेरेस्ट्रोइका और एक ग्लासनोस्ट। इसका हिंदी में भी अर्थ है, पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। आगे हम सोवियत प्रणाली के महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में देखेंगे। जोसेफ स्टालिन, यह व्लादिमीर लेनिन का उत्तराधिकारी था। इसने खेतों का सामूहिकरण किया, परंतु वो भी कैसे किया था? बलपूर्वक किया था। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का यदि श्रेय जाता है सोवियत संघ को तो वो जोसेफ स्टालिन को ही जाता है और यह लेनिन का उत्तराधिकारी था। इसमें से जो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि खेतों का सामूहिकरण किसने किया था, तो जोसेफ स्टालिन आपका उत्तर होना चाहिए। आगे है निकिता खुसरेव, सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्यूबा मिसाइल संकट को हल करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहले अध्याय में अपन ने पढ़ा है क्यूबा मिसाइल संकट, और ये सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये भी महत्वपूर्ण है। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। जो सोवियत संघ यूएसएसआर है, यूएसएसआर, इसके पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? निकिता खुसरेव। और अंतिम राष्ट्रपति थे जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, बोरिस येल्त्सिन रूस में चुने गए प्रथम राष्ट्रपति थे जो 1991 से 1999 तक अपने पद पर बने रहे। ये तीनों मैंने राष्ट्रपतियों का जिक्र किया है। इसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जाएगा कि सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति कौन थे? निकिता खुसरेव। मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? इसके अंतिम राष्ट्रपति। जबकि रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे जो चुने गए थे? बोरिस येल्त्सिन, ये रूस के पहले राष्ट्रपति थे जो चुने गए थे। अब देखते हैं अपन कि सोवियत संघ का विघटन क्या हुआ, किन कारणों से इतनी बड़ी महाशक्ति को विघटन का सामना करना पड़ा। तो हमारे सामने एक प्रश्न हमेशा रहता है कि विश्व की महाशक्ति अचानक ऐसे कैसे बिखर गई? उसके अनेक कारण हो सकते हैं। सोवियत संघ एक महाशक्ति था, पूरे विश्व में एक तरफा उसका शक्ति साधक था, मतलब शक्ति उसके पास में थी। तो वो अचानक कैसे बिखर गई, अचानक कैसे टूट गई? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो क्या क्या कारण थे अपन देखते हैं। सोवियत संघ की राजनीतिक वो जो आर्थिक संस्थाएं थी, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी अंदरूनी रूप से कमजोर हो चुकी थी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ साबित हुई। सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं थी वो अंदरूनी रूप से अंदर ही अंदर कमजोर हो गई थी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल हुई। अर्थव्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आई और इस आर्थिक दबाव को यूएसएसआर नहीं झेल पाया। अर्थव्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न हो गया, उपभोक्ताओं की वस्तु में जो उपभोग की वस्तु थी उन वस्तुओं में कमी आई और इस आर्थिक दबाव को यूएसएसआर नहीं झेल पाया। आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस राज्य व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखता था, जिसने इसका खुलेआम मौका पाते इसका क्या किया? खुलेआम विरोध किया। कम्युनिस्ट पार्टी जो व्लादिमीर लेनिन जिसका संस्थापक था वह 70 वर्षों से सत्ता में थी और जनता के प्रति अब जवाबदेही नहीं रही, जिसके कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल गया और सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो 70 वर्षों से शासन कर रही थी अब वो सत्तावादी हो गई, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रही, इस कारण उसमें भ्रष्टाचार भी फैल गया और सत्ता का केंद्रीकरण भी हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधार के लिए जो कदम उठाए थे उनका क्रियान्वयन धीरे धीरे हुआ। मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां अच्छी थी, उसने सुधार करना चाहा, परंतु उसका क्रियान्वयन धीरे धीरे हुआ क्योंकि इसकी नीतियों का कम्युनिस्ट दल के नेताओं ने विरोध किया था। इन सभी कारणों से सोवियत प्रणाली का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। बोर्ड के एग्जाम में सीधा बेटा प्रश्न पूछा जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से होता है, तो ये 7-8 कारण है, आप लिख लीजिए। जितने भी नंबर का आपका प्रश्न होगा उसके पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे। आगे देखते बेटा
कि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उस विघटन की परिणतियां क्या आई, उस विघटन के क्या परिणाम आए। तो सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ वैसे ही शीत युद्ध का अंत हो गया। वैसे ही शीत युद्ध का क्या हो गया, अंत। लोगों के मस्तिष्क में विचारधारात्मक मुद्दा समाप्त हो गया और चारों तरफ शांति का वातावरण बन गया। सोवियत संघ का अंत होते ही शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध का अंत हो गया तो लोगों के मस्तिष्क में जो विचारधारा बनी हुई थी वो विचारधारात्मक मुद्दा समाप्त हो गया और चारों तरफ शांति का माहौल बन गया, चारों तरफ शांति का वातावरण बन गया। शीत युद्ध के अंत के समय विश्व के समक्ष दो संभावनाएं बनी, या तो एक ध्रुवीय विश्व बनेगा और शक्ति यूएसए के पास में चली जाएगी, क्योंकि पहले दो ध्रुवीय विश्व था, यूएसए और यूएसएसआर। तो अब शीत युद्ध का अंत हो गया था तो विश्व के सामने एक संभावनाएं बढ़ने लगी, दो संभावनाएं बनने लगी। या तो एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, मतलब जो शक्ति है वो यूएसए के पास में चली जाएगी, या फिर बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण होगा जिसमें शक्ति के संबंधों में क्या आएगा, बदलाव। यदि बहुध्रुवीय विश्व होता है तो शक्ति के संबंध है उसमें बदलाव आएगा। एक किसका परिणाम है, यूएसएसआर के विघटन का। विघटित सोवियत संघ के खेमे से बहुत सारे देशों का उदय हुआ, जिसमें पूर्वी यूरोप के देश नाटो संधि के द्वारा यूरोपियन संघ के साथ में मिल गए। पूर्वी यूरोप के देश थे वो नाटो, उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन के द्वारा यूरोपियन संघ के साथ में मिल गए, पूंजीवादी देशों के साथ में मिल गए, जबकि मध्य एशिया के देश सोवियत संघ रूस के साथ में ही अपने संबंध बनाए रखे। सोवियत संघ के विघटन में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ और यह राष्ट्रवादी भावना रूस, यूक्रेन, बाल्टिक गणराज्य और जॉर्जिया में सर्वाधिक विकसित हुई, जो सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक परिणाम माना जाता है। आगे बेटा देखना है कि सोवियत संघ के विघटन की क्या परिणतियां निकली, क्या परिणाम आया। एबी बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आपका उत्तर इन 4-5 पॉइंटों के हिसाब से होना चाहिए और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसके विघटन से एक बार वापस देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध का अंत होता है, लोगों के मस्तिष्क में जो विचारधारात्मक मुद्दा था वो समाप्त होता है, चारों तरफ शांति का वातावरण होता है। शीत युद्ध के समय विश्व के समक्ष दो संभावनाएं उभर करके सामने आती है, या तो एक ध्रुवीय विश्व बनेगा या बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण होगा। यदि बहुध्रुवीय विश्व बनता है तो शक्ति संबंधों में बदलाव होगा और एक ध्रुवीय विश्व बनता है तो पूरी शक्ति अमेरिका के पास में चली जाएगी। विघटन सोवियत संघ के खेमे से बहुत सारे देशों का उदय हुआ, जिसमें पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो यूरोपियन संघ के साथ में नाटो संधि के द्वारा मिल गए और मध्य एशिया के देश थे वो रूस के साथ में अपने संबंध बनाए। सोवियत संघ के विघटन से लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ और यह राष्ट्रवादी भावना सबसे ज्यादा रूस, यूक्रेन, बाल्टिक गणराज्य और जॉर्जिया में देखने को मिली। आगे देखते बेटा, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शॉक थेरेपी क्या है, ये भी पूछा जाता है। दो ध्रुवीयता का अंत होने के बाद में मध्य एशिया के गणराज्यों ने, किसने, मध्य एशिया के गणराज्यों ने और पूर्वी यूरोप के देशों ने मिलकर के, अभी अपन ने पढ़ा है इसके आगे, इन देशों ने मिलकर के पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक मॉडल अपनाया और इसी मॉडल का नाम था शॉक थेरेपी। प्रश्न सीधा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, शॉक थेरेपी से क्या तात्पर्य है। तो दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, सोवियत प्रणाली था उसका विघटन हो गया, तो मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के लोग, ये जो नाटो के द्वारा मिले थे और मध्य एशिया के दो लोग रूस के साथ में मिले थे, परंतु इन दोनों देशों ने मिलकर के एक मॉडल अपनाया और वो मॉडल क्या था, पूंजीवाद की ओर संक्रमण, और इसी का नाम क्या है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के परिणाम की बात करते हैं तो इसके 3 परिणाम सामने आते हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक परिणाम में क्या हुआ, जो सोवियत रूस संघ था उसकी अर्थव्यवस्था, या फिर जो भी देश इस मॉडल को, जिन भी देशों ने इस मॉडल को अपनाया था उन सभी की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। राज्य नियंत्रण का जो ढांचा था वो सरमरा गया, सभी उद्योग पतन की ओर चले गए, रूबल में गिरावट आई और मुद्रास्फीति बढ़ गई, सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई। तो ये आर्थिक परिणाम थे। शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम क्या निकले, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, राज्य नियंत्रण का ढांचा चरमरा गया, रूबल में गिरावट आ गई और सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई। अब देखते बेटा सामाजिक परिणाम क्या निकले इसके। सामाजिक परिणाम तो ज्यादातर लोग थे वो गरीब हो गए, मध्यम वर्ग था वो समाज के हाशिए पर चला गया, समाज में एक नया वर्ग उदय हो गया जिसका नाम था माफिया वर्ग, और अमीरों और गरीबों के बीच में खाई और गहरी होती गई। ये शॉक थेरेपी के सामाजिक परिणाम निकले, मतलब ज्यादातर लोग थे वो गरीब हो गए, मध्यम वर्ग समाज के हाशिए पर चला गया
और समाज में माफिया वर्ग का उदय हुआ। अमीरों और गरीबों के बीच में खाई और गहरी होती गई। यदि बात करते बेटा राजनीतिक परिणाम की, तो राजनीतिक परिणाम देखते हैं अपन। शॉक थेरेपी में ज्यादा ध्यान आर्थिक क्षेत्र में दिया गया, इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य प्राथमिक रूप से नहीं हो पाया। सीधा सा अपन ने देखा है कि शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूंजीवाद की और संक्रमण। तो पूंजीवाद की और संक्रमण मतलब इसमें पूरा ध्यान आर्थिक क्षेत्र में दिया गया, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में कोई काम नहीं किया गया, प्राथमिक से कार्य नहीं किया गया। उलझन की स्थिति में बहुत सारे देशों ने राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया। बहुत सारे देश जो हाल ही में उदय हुए थे इसके विघटन से, सोवियत संघ के विघटन से उदय हुए थे, तो उन देशों ने कार्यपालिका का प्रमुख किसको बना दिया, राष्ट्रपति को। उनके हाथों में बहुत सारी शक्तियां दे दी, जिस कारण संसद तो कमजोर हो गई और राष्ट्रपति सत्तावादी हो गए। कहने का मतलब क्या है, ज्यादा ध्यान आर्थिक क्षेत्र पर दिया गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। बहुत सारे देशों ने पूंजीवाद के लालच में उन्होंने राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया, सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी, जिस कारण संसद थी वो कमजोर हो गई और राष्ट्रपति थे वो सत्तावादी हो गए। जो महत्वपूर्ण काम करना था, न्यायपालिका को स्वतंत्रता, वो नहीं दी गई। ये सभी राजनीतिक परिणाम सार्क थेरेपी का राजनीतिक परिणाम है। इस प्रकार सार्क थेरेपी के 3 परिणाम निकल करके सामने आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सार्क थेरेपी क्या है, पूंजीवाद की और संक्रमण का जो मॉडल है वो सार्क थेरेपी की है। इसके आर्थिक परिणाम, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, राज्य नियंत्रण का ढांचा सरमरा गया, उद्योग पतन की ओर चले गए, रूबल में गिरावट आ गई, सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई। सामाजिक परिणाम, ज्यादातर लोग गरीब हो गए, मध्यम वर्ग हाशिए पर चला गया, समाज में माफिया वर्ग का उदय हुआ, अमीरी और गरीबी के बीच में खाई बढ़ गई। बात करते हैं राजनीतिक परिणाम, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ, बहुत सारी देशों में शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी, राष्ट्रपति को शक्ति देने से संसद थी वो कमजोर हो गई और राष्ट्रपति सत्तावादी हो गया। न्यायपालिका को स्वतंत्रता नहीं दी गई, जो महत्वपूर्ण काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया। अब अपन देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, तो हमारा रूप क्या था, पूर्वी साम्यवादी देश और भारत के बीच में संबंध कैसे थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप उत्तर कैसे लिखोगे, इन बिंदुओं के आधार पर लिखना, आपके पूरे नंबर आएंगे। पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ में भारत के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन रूस के साथ में भारत के विशेष गहरे संबंध है। पूर्वी साम्यवादी जितने भी देश है, उन सभी देशों के साथ में भारत के अच्छे संबंध है, परंतु रूस के साथ में भारत के संबंध बहुत गहरे हैं। भारत की विदेश नीति की बात करें तो महत्वपूर्ण पहलू भारत और रूस के संबंध में, भारत की विदेश नीति में भी भारत और रूस का महत्वपूर्ण स्थान है। रूस का हमारी विदेश नीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत और रूस दोनों का सपना था कि सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में विश्व में शक्ति का संतुलन होना चाहिए तथा बहुध्रुवीय विश्व बनना चाहिए। भारत और रूस दोनों का मानना था यदि सोवियत संघ का विघटन होता है तो विश्व में शक्ति का संतुलन होना चाहिए और विश्व में जो शक्ति है वो यूएसए के पास में नहीं जाए और अर्थात बहुध्रुवीय विश्व बने। 2001 में भारत और रूस के बीच में एक सामरिक समझौता होता है, जिसमें दोनों देशों के बीच में 80 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। कब हुए थे, 2001 में। संयुक्त रूस है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है, इसके 5 स्थायी सदस्य है। और जब भी अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा छिड़ता है, जैसे आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर के संबंध में कोई भी मामला है, तो रूस हमेशा भारत की सहायता करता है, जिसकी भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। इस यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यदि कोई मुद्दा छिड़ता है आतंकवाद के संबंध में या जम्मू कश्मीर के मामले में, तो रूस है वो भारत की हमेशा सहायता करता है। दूसरा, भारत रूस के लिए बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। जब हमारे देश में तेल का संकट आता है तो रूस हमेशा हमारी सहायता करता है और इसी के साथ में हमारा चैप्टर पूरा होता है। इस प्रश्न को भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न कभी आ सकता है कि पूर्व साम्यवादी देशों के साथ में भारत के क्या संबंध है। सभी विद्यार्थियों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद जी महाराज की